हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार आपका सहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विजन इन क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट। अभी जो मैं आपको सॉलिड स्टेट डिस्कस करने जा रहा हूं वो 12th लेवल एनसीईआरटी बेसिस पे है। पर ये ऐसा नहीं सिर्फ 12th लेवल स्टूडेंट ही देखें। जैसे कि आपको पता है ये हमारा बेस होता है 12th लेवल। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ आप नीट जेईई आईआईटी जेएमई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट। तो हाँ, जैसे मैंने पहले लिख दिया सॉलिड स्टेट 12 लेवल पे पहला चैप्टर है और बच्चों को ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है इसमें, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल सोचना पड़ जाता है। तो मैं भी आपको ज़्यादा इधर या उधर की थ्योरी बातें ना करके वहीं पे फोकस करूँगा जहाँ से आपको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसा आप जानते ही हैं सॉलिड स्टेट से हर कोई अवेयर है। क्या होते हैं सॉलिड्स? जो कोई भी मैटर है, मैटर 3 फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो उसमें जो सबसे सॉलिड है सॉलिड स्टेट, उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल सबसे पास रहते हैं। उनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बहुत ही कम रहता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब जैसे सॉलिड किसी भी मॉलिक्यूल या कॉन्स्टेंट पार्टिकल से बना हुआ है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके बना हुआ है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो जो आपका सॉलिड होता है उसमें सबसे कम रहेगा। उसके बाद मैं कहूँ लिक्विड की बात, तो लिक्विड में ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और गैस की बात करूँ तो गैस में तो बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। चलिए, तो ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल जो है आपका बहुत ही रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है। और इसीलिए इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है, क्या कह रहा हूँ मैं? कांस्टेंट पार्टिकल जिससे मिलके बने हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, जिससे सॉलिड मिलके बना हुआ है। तो इसी को मैं बार बार कांस्टेंट पार्टिकल कह दूं, चाहे मैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी कह दूं, आप समझ जाना जिससे मिलकर बना हुआ है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सॉलिड को हम समझने के लिए इसे पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। जो सॉलिड है उसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो एक फिक्स पैटर्न में, फिक्स अरेंजमेंट में रहेगा, एक रेगुलर पैटर्न में, उसे हम कह देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। वही मैं एमॉर्फस की बात करूँ। एमॉर्फस वर्ड ही ऐसा है, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नो फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब ही होता है नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, उसे हम बोल देंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो जाहिर सी बात है इसके कांस्टेंट पार्टिकल जो भी हो कोई फॉर्म में नहीं है, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, तो उसे बोल दिया हमने एमॉर्फस सॉलिड। अब जो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें आपको दिख रहा है एक रेगुलर पैटर्न में है, एक फिक्स शेप में है। और एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी फिक्स नहीं मिल रहा, कोई शेप नहीं, कुछ रेगुलर पैटर्न नहीं। तो जाहिर सी बात है हम इसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे भी नहीं। एमॉर्फस को आप यहीं छोड़ दो। जैसे आपके ये होता है ना रबर, प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस सॉलिड के फॉर्म है। वहीं मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे आपके कोई भी क्रिस्टल हो सकते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाएगा। सॉल्ट हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़। ठीक है, तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं हम आगे। एमॉर्फस को आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि एमॉर्फस में अगर मैं पूछ लूँगा कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल बताइए तो आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे तब जाके आप बताएंगे। वहीं अगर मैंने इस पर पूछ लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताइए कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, आप यहाँ से काउंट करेंगे 3, यहाँ से काउंट किया आपने 5, तो यहाँ पे 15 हो गया है ना। पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इसी को पढ़ना ईजी है।
तो इसी को पढ़ेंगे हम, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो किसी न किसी क्रिस्टल को फॉर्म कर रहे हो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए। जैसे ठीक है, अब देखिए, अब जब सॉलिड स्टेट में आपको सॉलिड को पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना है, तो उसके लिए आपके इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, कैसे पैटर्न में बढ़ रहा है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमने जो हेल्प ली है वो क्यूब का हेल्प ले लिया है। क्यूब कैसा लीजिए, कुछ ऐसा, क्या हो गया, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा क्यूब बन रहा। तो हम क्यूब की हेल्प से पूरे सॉलिड को पढ़ेंगे। अभी जो सॉलिड स्टेट आने वाला है, पूरे सॉलिड स्टेट को हम क्यूब की हेल्प से ही पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखेंगे क्यूब भी पूरा पूरा रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हमने क्यूब की हेल्प ले ली है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ही क्रिस्टल बनता हुआ चला गया। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस, जी बिल्कुल, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, पूरा जो नेटवर्क बन रहा है, उस नेटवर्क को हमने क्या बोल देंगे? क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाते हम, बाकी बनाने का हम बन जाएगा इसमें। तो आपको क्रिस्टल लैटिस समझ आ गया। उसमें एक छोटे से पार्ट को निकाल लीजिए, छोटे से पार्ट को, जिसको हमें रेट करना है। इसी की स्टडी से हमें जो बार बार रिपीटिंग यूनिट हो रहा है इसमें, वो क्या हो गया? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसको कह रहा हूं, समझ आ रहा है आपको? दिस योर यूनिट सेल, ठीक है। ये आपका एक यूनिट सेल हो गया, क्रिस्टल लैटिस ही हो गया। अच्छा, एक आता है इसमें ये जो पॉइंट है ना, जो कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन को दिखा रहा है, इसको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? लैटिस पॉइंट। ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। उनको अगर हम एक दूसरे से हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ते रहते हैं तो एक हमें क्रिस्टल फॉर्म मिलता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, उसी में अगर हम देख रहे हैं एक छोटे छोटे यूनिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन यूनिट को हमने क्या बोल दिया? यूनिट सेल। और वो पॉइंट जो उस कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन को दिखा रहे हैं, उसको बोलेंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बनाया ना बहुत ही सिंपल टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यही आपके क्रिस्टल लैटिस होंगे। इसमें कोई आपका डिफरेंट नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा एडवांस नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। अब सॉलिड को आप ये तो नहीं कह सकते आप यहीं पर रहो, कोई और पार्टिकल किसी और पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो इसी बेसिस पे हमने ना इस यूनिट सेल को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उन पार्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। जो आपके यूनिट सेल होते हैं वो फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन से, वो देखते हैं जरा। ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल।
सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट क्या है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सिंपल प्रिमिटिव सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है उसको समझो जरा। जो सिंपल है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है, जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर प्रेजेंस रहता है। जो कॉर्नर पोजीशन है ना वहीं पर आपके कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होंगे, कॉर्नर पे तो प्रेजेंस होंगे ही होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंस होगा, अलोंग विद मतलब इसके साथ साथ वो किसी और पोजीशन पे भी, किसी और सेंटर पोजीशन पे, ध्यान रखना सेंटर पोजीशन पे प्रेजेंस रहेगा तो हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसको इस फर्दर हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है एफसीसी, बीसीसी, अगला है एंडसीसी, एक और होता है एजसीसी, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना काफी है हमारे लिए। तो जो एफसीसी है इसका पूरा नाम है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूब, कुछ भी कह दीजिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूब या बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूब। चलिए मैं ऐसा लिखता हूं कि आपको नाम से ध्यान रहे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ये एंड सेंटर्ड क्यूब। इसमें से यूनिट आ जाता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एंड सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी, एफसीसी, एंडसीसी। अब इनका स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, ये कुछ ऐसा होगा। देखिए इसके लिए इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं बात कर रहा हूं फेस सेंटर्ड की, मैं बात कर रहा हूँ फेस सेंटर की, तो मैंने क्या कहा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, सभी में कॉर्नर पे प्रेजेंस होगा। कॉर्नर पे आपके कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंस होंगे। अलोंग विद एनी सेंटर पोजीशन इस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कौन कौन से सेंटर पोजीशन, पहले मैं बात करूं फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस क्या होता है, फेस को जरा समझिए। जैसे ये आपका डस्टर है, इसमें ये वाला आपका फेस हो गया, तो इस योर फेस 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 फेस। तो इसमें कितने फेस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। तो फेस सेंटर की जब भी मैं बात करूँ आपके माइंड में आना चाहिए फेस है, तो फेस सेंटर यूनिट सेल इसी के अंडर में आएगा। तो अगर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंस होगा वो कहाँ पर होगा, फेस में। तो इसमें टोटल कितने फेस है, 6 फेस। तो हर एक फेस पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंस होगा। वैसे मैं ब्लू से बना रहा हूँ, पता नहीं आपको ब्लू से दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है ये फेस पर है, ये वाले फेस पे हो गया, ये सामने वाले फेस पे, और एक इसके पीछे वाले फेस पे, ये इधर वाले फेस पे, और ये बॉटम में। ऐसे ही बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे, अब बॉडी क्या है, ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसके सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच उसे कह देंगे हम बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच है वो, तो उसे कह देंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब या पीसीसी। अब आता है एंड सेंटर्ड क्यूब। एंड सेंटर्ड क्यूब क्या हो गया, अगर जब फेस सेंटर्ड क्यूब है वैसा ही है कुछ, लेकिन इसमें किसी 2 ही फेस पे प्रेजेंस होगा। मतलब ये वाला फेस है स्टार्टिंग है, तो ये एंड फेस पे प्रेजेंस है,
ये वाला फ्रंट फेस है तो ये एंड फेस हो गया, इसलिए इसमें किसी दो ही फेस पे प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए ये वाले फेस पे प्रेजेंट है तो अगर दूसरा कहाँ होगा, अप पे है तो अगला बॉटम में, तो इसे कह देंगे हम एंड सेंटर क्यूब। ये यहाँ नहीं है, किसी और पोजीशन पे है। एक सेकेंड, अगर ये वाले अप फेस पर है तो अगला कौन सा होगा, डाउन पे, या इधर हुआ तो इधर, लेफ्ट में तो राइट में, ठीक है। तो इसे कह देंगे हम एंड सेंटर क्यूब। तो आपको पता चल गया है जो आपका यूनिट सेल है वो यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सिंपल वाले में कौन सा है, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे आपके कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंस होगा, उसे कह देंगे हम सिंपल यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कह देंगे कि कॉर्नर पोजीशन पे तो आपके कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंस होंगे अलॉन्ग विद एनी सेंटर पोजीशन पे भी प्रेजेंस होगा आपके कांस्टेंट पार्टिकल, तो उसको हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसे हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट में, फेस, एफसीसी, बीसीसी एंड सीसी। आपके माइंड में ये बिल्कुल बात यहीं पे बैठ जानी चाहिए। अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए वो फेस सेंटर की बात कर रहा हूं, मतलब वो फेस में प्रेजेंस है, फेस में कांस्टेंट पार्टिकल आपके फेस में प्रेजेंस है। अगर मैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करूं तो बॉडी है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। अगर मैं एंड सेंटर की बात करूं तो किसी भी दो सेंटर पे, किसी भी दो फेस पर, ये फ्रंट है तो ये एंड हो गया, या फिर ये फ्रंट है तो ये एंड हो गया, ये फ्रंट है तो मेरे साइड जो है वो एंड हो गया, ठीक है ना। तो वो एंड सेंटर क्यूब ये वाले हो गए। चलिए आगे बात करते हैं हम, इनके स्ट्रक्चर और डीप समझते हैं थोड़ा सा, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। तो इनके कांस्टेंट पार्टिकल को ये देखना में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है जब वो किसी क्रिस्टल लैटिस से निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आपके माइंड में ये बातें ध्यान रहनी चाहिए, एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूब, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर, एंड सीसी मतलब किसी भी दो फेस पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूँ जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ प्रेजेंस होगा, इसे कह रहे हैं सिंपल यूनिट सेल, है ना। मतलब ये क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर बना है आपका, सिंपल यूनिट सेल से। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या कहा, हमें किसी सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो उसमें से किसी एक यूनिट सेल को बाहर निकालना पड़ेगा। किसी एक यूनिट सेल को आप बाहर निकाल के लेके आइए, फिर उसको स्टडी करिए तो आपको पूरे सॉलिड स्टेट के बारे में, उसके सॉलिड के बारे में पता चल जाता है। तो ये जब कट के आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब थोड़ा समझना, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये मैंने काफ़ी डिस्टेंस पे बना दिया है, उसे समझाने के लिए बनाया है। ये इतने डिस्टेंस पे है नहीं, जब मैं शुरू में बात कर रहा था इनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ये जो मॉलिक्यूल है, एटम है, जो भी है, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहता है एक दूसरे से विदाउट स्पेस के। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा,
चलिए, बाकी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, जैसा भी हो पाया मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये कटने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो कॉर्नर वाले आइटम है, कॉर्नर वाले जो आइटम है वो पूरे पूरे आइटम कट के नहीं आ पाए, मतलब पूरा पूरा नहीं आता। जब किसी एक यूनिट सेल को आप बाहर निकालते हैं तो कोने वाले जो आइटम होते हैं, कॉर्नर पे जो पोजीशन पे जो आइटम प्रेजेंस है, वो आइटम कट गए हैं, वो आइटम कट गए हैं। कितनी बार कटे हैं वो जरा ध्यान से देखना, इसको ठीक से देखो। अगर इस कॉर्नर में पोजीशन है, इस कॉर्नर पे है, वो कितनी बार कटा है। इसके इधर भी कुछ यूनिट सेल रहे होंगे, इधर ऊपर भी रहा होगा, इसके आगे भी रहा होगा। ऐसे पिच वाले यूनिट सेल, पिच वाले मैं कांस्टेंट पार्टिकल की बात करूं, कांस्टेंट पार्टिकल को आप स्फेरिकल की तरह समझिए, स्फेरिकल समझ के करेंगे तो ही पूरा सॉलिड स्टेट आप पढ़ पाएंगे। तो ये पीछे जो एटम है वो भी क्या है, एक बार ऐसे कटा होगा, एक बार ऊपर से कटा होगा, एक बार इधर से कटा होगा। तो जरा इसको समझना है हमें कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कितनी बार कट रहा है। ये वाला फ्रंट वाले कोने की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर, यहाँ ऊपर से एक बार कटा होगा, बिल्कुल सामने से कटा होगा, और ये इस साइड से एक बार कट गया होगा। तो ये 3 बार कटा है, इसका मतलब है ना। जी हाँ बिल्कुल, एक बार इधर से, एक बार सामने से, और एक बार ऊपर से। तो ये जो फ्रंट वाले कॉर्नर का है आपके साइड जो है वो 3 बार कटा है। ऐसे ये वाला भी 3 बार कटा होगा, बैक साइड इसके डाउन साइड में ये वाला भी, इसके बैक साइड में ये वाला भी। ऐसे ही है, सभी कॉर्नर में जितने भी एटम प्रेजेंस है वो 3 बार कट रहे हैं। तो पहले पूरा पूरा एक स्फेरिकल रहा होगा, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब कट रहा है, पूरा बीच में से कट रहा होगा, पूरा हाफ काट रहा होगा उसको, तो ऐसे लिख दो फर्स्ट कट। तो कितना बचा हुआ 1/2। सेकेंड कट, तो इसका भी हाफ कर दीजिए 1/4। और एक बार कर दीजिए, क्योंकि 3 बार करने में। थर्ड कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/8। और तो नहीं कट रहा है इससे ज़्यादा। तो एक कोने वाला कटने के बाद कितना बच रहा है 1/8 पार्ट। तो 1/8 पार्ट बच रहा है। ऐसे ही वाला भी बच रहा होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे है ना। टोटल कितने थे एटम कॉर्नर पे, 8 है। कॉर्नर पे तो 8 ही मॉलिक्यूलर आइटम प्रेजेंस है, तो 8 है। और हर एक से कितना कंट्रीब्यूट हो पा रहा 1/8। तो टोटल एक यूनिट सेल में कितने एटम या मॉलिक्यूल या फिर आपका आयन प्रेजेंट है, तो वो आ जाएगा 1। कैसा आया दोबारा समझ लीजिए जरा। कोई भी आपका यूनिट सेल है, उसका जो कॉर्नर एटम है, जब आप किसी यूनिट सेल को किसी क्रिस्टल लैटिस से निकाल के लेके आ रहे हो, तो वो एक कॉर्नर का एटम 3 टाइम्स कट रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जब 3 टाइम कट रहा है वो, तो उसमें अब कितना बचा है जो यूनिट सेल निकल के बाहर आया है, ये वाला। तो उसमें जो 3 टाइम आप काटोगे, पहले 1 था, उसका आप एक बार काटा पूरा बीचों बीच से, बिल्कुल सेंटर से, तो हाफ, फिर उसको और एक बार कर दीजिए हाफ, तो 1/4। 1/2 का अगर फिर से हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 फिर से उसका हाफ कर देंगे तो बच जाएगा 1/8। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका जो कॉर्नर वाला आइटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 पार्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल यूनिट सेल की बात थी। अब आगे आ जाइए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूब या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को जैसे समझते हैं हम, तो ये आपका यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस बनाना पड़ेगा फिर से मुझे।
ठीक है, अब क्या है, हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंस है वो, लेकिन अब आप मुझे बताइए सॉरी, अब आप मुझे बताइए कि इसका फेस कहाँ है। हाँ बिल्कुल, ये ऊपर एक फेस हो गया, यहाँ पर प्रेजेंस होगा, यहाँ पर प्रेजेंस होगा, यहाँ पर प्रेजेंस होगा, पीछे आगे इस तरह से, और ऐसे इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी यूनिट में होगा। तो इसमें से जब बाहर आप एक निकाल के लेके आओगे तो वहाँ पे कैसा रहेगा, फेस पे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा करता हूं मैं, आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं और ज्यादा। चलिए बच्चों, हाँ उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। तो हाँ कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, आपको जो इस बात को समझना है, देखना है कांस्टेंट पार्टिकल कोई भी ना कॉर्नर वाला है, एक दूसरे अटैच नहीं है, थोड़ा सा गैप में है, ठीक है, थोड़ा सा गैप में है। अगर ये अटैच है तो किससे अटैच है, मिडिल वाले से, ठीक। तो ये आपस में अटैच नहीं है। अगर आपसे ये डायग्राम नहीं बनता तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको बस समझना है, जैसे समझाना है उनको डायग्राम बनाना है। चले, तो आप देख रहे हैं कोने वाला अब भी जो कट रहा है वो 3 टाइम्स कट रहा है, जी बिल्कुल, कोने में जो प्रेजेंस है अब भी वो 3 टाइम्स कट रहा है। तो ये कितना पार्ट डोनेट कर रहा होगा, जैसे सिंपल में कर रहा हो उतना ही कर रहा होगा, कितना 1/8। ये बात ध्यान रखनी है, 1/8 आपको ध्यान रखना है, कोने वाला डोनेट कर रहा है। और जो फेस वाला है, अब आप बताइए फेस वाला कितनी बार कट रहा है, जो फेस में प्रेजेंस है, फेस में एक ही बार कट रहा है, तो कितना पार्ट डोनेट करेगा, कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही बार कट रहा है, तो एक बार का मतलब क्या है, उसका हाफ कर दीजिए, जी बिल्कुल 1/2, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फेस वाला 1/2, कॉर्नर वाला 1/8, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम निकालते जरा, इसमें भी नंबर ऑफ एटम किसमें, इन एफसीसी। पहले देखते हैं कॉर्नर से कितना आ रहा है, कॉर्नर एटम्स, कॉर्नर है कितने टोटल, 8 कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर से कितना पार्ट डोनेट हो रहा है या कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/8, यानी कि 1। और कहां पर है इसमें एटम, फेस पे, फेस एटम कितने देखते हैं जरा, फेस कितने टोटल, अभी मैंने आपसे इससे पहले बात करी थी, फेस की बात करूं मैं, ये एक फेस हो गया, ये फेस हो, ये फेस है, ये फेस है, ये टोटल 6 फेस है। तो 6 इंटू कितना पार्ट डोनेट हो रहा, हाफ, यानी कि 3। तो टोटल एटम कितना हो गया, 1 + 3 = 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितना जाता है, 4, और सिंपल में अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, 1। अब नेक्स्ट करते हैं जरा बीसीसी। चलिए मैं बीसीसी बना नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब आप लोग इतना समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग इसी में बता देंगे मुझे।
बेसिस बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे एक एटम प्रेजेंस है, ठीक है। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम समझा देते हैं। यहाँ से क्यूब निकल के आ गया, चलिए बता ही देता हूँ मैं। और बॉडी के सेंटर पे ये कितना पार्ट डोनेट करेगा, 1/8। अब मेन बात आती है, ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे है, बिल्कुल बीचों बीच। जब आप किसी यूनिट सेल को वहां से काट के लेके आ रहे हो, क्या वो कहीं से कट रहा है? नहीं, ये कहीं से नहीं कट रहा। तो अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा या डोनेट करेगा, अपना कितना पार्ट डोनेट करेगा, वो पूरा 1। तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। देख लेते हैं कॉर्नर कितना डोनेट कर रहा है, या कॉर्नर में टोटल कितना हो रहा है। कॉर्नर एटम, टोटल कॉर्नर 8 इंटू एच कॉर्नर कितना डोनेट कर रहा है, 1/2 नहीं 1/8 जी, बिल्कुल हो जाएगा 1। और उसके बाद बॉडी सेंटर्ड एटम कितना है टोटल 1, तो टोटल कितना हो गया 2, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है हमारा, वो क्या है हमारा, एंड सेंटर। क्या है हमारा, एंड सेंटर क्यूब। एंड सेंटर क्यूब में किसी भी दो एंड पे रहता है, याद है आप लोगों को, किसी भी दो एंड में रहेगा। ये एक एंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, एंड हो गया, और हर एक कॉर्नर पे कोई प्रेजेंट है। मेरे करने से पहले अगर आपसे हो जा रहा है तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से करिए, और फिर जाके रीचेक करिए, ठीक है। चलिए मैं इसे करता रहता हूँ। ये 1/8 पार्ट, और फेस में जो होता है, चलिए थोड़ा सा रह गया था, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इज नंबर ऑफ एटम इन एंड सेंटर्ड या एनसीसी। क्या क्या है इसमें, कॉर्नर है, कॉर्नर आइटम कितना हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑफ कॉर्नर 8 इंटू 1/8 इजिकल टू 1 हो गया। और फेस इस बार देख लेना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फेस कितने आपके टोटल 6 नहीं, हमें उतने ही फेस लेने हैं जितने में वो प्रेजेंस है, तो 2 लेना है इस बार, ठीक है। और हर एक फेस में से कितना आ रहा है 1/2 यानी कि 1, इसलिए इस वजह से टोटल कितना हो जाएगा 2, तो टोटल हो गया आपका 2। चलिए दोस्तों, तो एक बार समराइज कर लेते हैं पूरी बात को, क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने बताया सॉलिड। सॉलिड सभी को पता है कुछ सॉलिड क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल उसके क्या है, बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम रहता है, ये सारी बातें हो गई। फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ सॉलिड जो है 2 टाइप्स के होते हैं आपके, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जिसका कोई फॉर्म नहीं था, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको फर्दर पढ़ने लगे, तो हमें मिला जब उसमें उसको हम पूरी तरह से वो बनाते रहते हैं, सबको एक हाइपोथेटिकल लाइन से ड्रॉ करते हुए उसको जब पूरे को बनाएंगे तो हमें एक क्रिस्टल मिलेगा, उस क्रिस्टल को बोल देंगे हम लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद जब उसको स्टडी करना है तो हमने छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया। वो क्यूब क्या है, एक रिपीटिंग पैटर्न है, उसी को हमने क्या कहते हैं यूनिट सेल। फिर हमने पढ़ा था यूनिट सेल जो था उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल यूनिट सेल और सिंपल या प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो सिंपल यूनिट सेल था उसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंस थे, और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल था उसमें क्या था, कॉर्नर के अलावा और भी पोजीशन पे एटम प्रेजेंस थे। तो आपका जो सिंपल है उसमें तो सिर्फ कॉर्नर पे था, और नॉन प्रिमिटिव को फर्दर हमने बांट लिया था एफसीसी, बीसीसी और एनसीसी। अब एक बार इसको एक जगह लिख देता हूँ मैं। जो यूनिट सेल है आपका उसमें जो सिंपल है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं
नंबर ऑफ एटम बताते जाइए अगर आपको ये याद हो गया। 1, उसके बाद BCC में 2, NCC में 2, FCC में 4, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर एटम जो था उसमें कॉर्नर पे क्या है 1/8, फेस पे कितना है 1/2 और बॉडी के सेंटर पे तो 1। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको नोट करना है, इतनी बातें ध्यान रहेगा तो आगे की सारे सॉलिड स्टेट आप इजीली पढ़ के चले जाएंगे। फिलहाल आगे हम बाद में बात करेंगे। आपके लिए इतना ही काफ़ी है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं जितने टॉपिक हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।